हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का यूपी टेट का एग्ज़ाम फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब सुपर टेट की बारी है। हम आज के वीडियो से सुपर टेट की तैयारी करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि आपके यूपी सुपर टेट के सिलेबस में 30 नंबर का सामान्य अध्ययन का पोर्शन दे रखा है। तो हम डेली सेशन में 30 नंबर की तैयारी करेंगे, यानी कि डेली आपके लिए एक सेशन लिया जाएगा जिसमें आपको 30 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ आने वाले टाइम में हम कंप्यूटर और साथ ही साथ करंट अफेयर जैसे टॉपिक्स को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है और ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसीलिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच इसी समताप मंडल को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहा जाता है, याद रखिएगा कि जो ज्वालामुखी है इन्हीं को पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ते हैं? ऑप्शन आपके सामने वायुमंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। दोस्तों, जो समताप मंडल है इसी में ओजोन परत स्थित है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि सारे वायुयान इसी में उड़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो याद रखिएगा मध्य मंडल है। अगला क्वेश्चन, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्क रेखा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पृथ्वी के सबसे बीच से जो रेखा गुजरती है इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो भूमध्य रेखा स्थित है इसे कर्क रेखा कहा जाता है और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर रेखा है इसको मकर रेखा कहा जाता है। और याद रखिएगा कि भारत की स्थिति कुछ इस स्थान पर है, यानी कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? ऑप्शन आपके सामने 4 डिग्री, ऑप्शन बी 10 डिग्री, ऑप्शन सी 15 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 30 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 डिग्री। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। आपके सिलेबस में देशांतर और अक्षांश का टॉपिक साफ साफ दे रखा है, तो आपके एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? ऑप्शन आपके सामने दामोदर, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी यमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। तो याद रखिएगा कि यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है और याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है और याद रखिएगा कि यमुना नदी का ही दूसरा नाम कालिंदी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, याद रखिएगा कि दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन भारत की गंगा किसे कहा जाता है, याद रखिएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मसाला बोर्ड असम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। चाय बोर्ड का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो मसाला बोर्ड का मुख्यालय है ये असम में नहीं है, बल्कि याद रखिएगा केरल में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन आपके सामने चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। और याद रखिएगा कि अफगानिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाथुला दर्रा केरल।
दोस्तों याद रखिएगा कि बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो नाथुला दर्रा है ये केरल में नहीं है, बल्कि याद रखिएगा सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उत्पादन या फिर ऑप्शन डी बागवानी उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन। तो याद रखिएगा कि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति यानी कि काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, और याद रखिएगा कि सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने खेजड़ी, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी पलाश या फिर ऑप्शन डी पीपल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पलाश। तो याद रखिएगा कि जो पलाश पुष्प है ये पुष्प उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, और याद रखिएगा कि ये पेड़ जो है इसको जंगल की आग कहा जाता है, क्योंकि जब इसमें फूल खिलते हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे इस पेड़ में आग लगी हो, इसीलिए इसे जंगल की आग कहा जाता है। और यही पलाश जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन, किस वृक्ष की पत्ती से बीड़ी का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने धोकड़ा, ऑप्शन बी सागवान, ऑप्शन सी पलाश या फिर ऑप्शन डी तेंदू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेंदू। तो याद रखिएगा कि तेंदू वृक्ष की पत्ती से ही बीड़ी का निर्माण किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक तेंदू के पेड़ किस पहाड़ी पर मिलते हैं, तो याद रखिएगा नीलगिरी के पहाड़ी पर मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो धोकड़ा वृक्ष है इससे क्या प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो चारकोल है इसको धोकड़ा वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने खगोलीय लाइन, ऑप्शन बी एपिसाइड लाइन, ऑप्शन सी गुरुत्वीय लाइन या फिर ऑप्शन डी समांतर लाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपिसाइड लाइन। तो याद रखिएगा कि जब सूर्य की स्थिति पृथ्वी के सबसे समीप होती है इसको उपसौर की घटना कहा जाता है, और जब सूर्य की स्थिति पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है तो इसको अपसौर कहा जाता है। और याद रखिएगा कि इन दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है इसको एपिसाइड लाइन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बबूल, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी खैर या फिर ऑप्शन डी सतवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खैर। तो याद रखिएगा कि कत्था बनाने हेतु खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लोकटक झील, ऑप्शन बी डल झील, ऑप्शन सी रूपकुंड झील या फिर ऑप्शन डी चिल्का झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूपकुंड झील। तो याद रखिएगा कि रूपकुंड झील उत्तराखंड में है और इसमें बहुत सारे कंकाल के अवशेष मिले हैं, और ये कंकाल किस समय के हैं, किस प्राचीन समय के अवशेष है इसका पता आज तक नहीं लगा है, इसलिए इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पर है, याद रखिएगा मणिपुर में है, चिल्का झील उड़ीसा में है और डल झील जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्यूबा, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी नॉर्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। तो याद रखिएगा कि जापान को ही सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, याद रखिएगा म्यांमार को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, याद रखिएगा क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी येना जलप्रपात दामोदर नदी। तो याद रखिएगा कि जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, बिल्कुल सही है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो येना जलप्रपात है ये दामोदर नदी पर नहीं है, बल्कि याद रखिएगा कि यह नर्मदा नदी पर है और गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, चक्रवात की आंख किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने केंद्र, ऑप्शन बी परिधि, ऑप्शन सी व्यास या फिर ऑप्शन डी त्रिज्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र। तो याद रखिएगा कि चक्रवात के केंद्र को ही चक्रवात की आंख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? ऑप्शन आपके सामने जबलपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलाहाबाद। तो याद रखिएगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश है, और याद रखिएगा कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने भाग 2, ऑप्शन बी भाग 9, ऑप्शन सी भाग 17 या फिर ऑप्शन डी भाग 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 9। तो याद रखिएगा कि पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है तो याद रखिएगा भाग 2 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है तो याद रखिएगा भाग 17 में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में है तो याद रखिएगा भाग 20 में है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने ब्रिटेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ पर आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो ये कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है तो याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955। तो याद रखिएगा कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा बीजी खरे थे। अगला क्वेश्चन, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त मानी जाती है यदि वह बिना सदस्य को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो आपको बताना है कि अगर कोई संसद का सदस्य कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह। तो याद रखिएगा कि संसद का अगर कोई सदस्य 6 माह तक संसद में अनुपस्थित रहता है बिना कोई सूचना दिए तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? ऑप्शन आपके सामने के वेणुगोपाल, ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर ऑप्शन डी सुबोध कुमार जायसवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। तो याद रखिएगा कि भारत के वर्तमान में और प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है तो याद रखिएगा के वेणुगोपाल है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मॉरिशस या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, भारत पे टिक करते हैं। याद रखिएगा इसका सही आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है ऑफियोलॉजी, ऑप्शन बी पेडोलॉजी, ऑप्शन सी ओडोंटोलॉजी या फिर ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडोंटोलॉजी। तो याद रखिएगा कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है और दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? ऑप्शन आपके सामने 2000, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2014 या फिर ऑप्शन डी 2018। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014। तो याद रखिएगा कि भारत को 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या पूरा एशिया पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कुछ ऐसे देश है जो कि अभी तक पोलियो मुक्त घोषित नहीं हुए। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने कोयला, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण या फिर ऑप्शन डी पीने योग्य पानी की व्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड या फिर श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वर्गीस कुरियन को माना जाता है और ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और याद रखिएगा कि वर्गीस कुरियन के जन्मदिन यानी कि 26 नवंबर को ही हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने पोंगल, ऑप्शन बी ओणम, ऑप्शन सी बिहू या फिर ऑप्शन डी यक्षगान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओणम। तो याद रखिएगा कि ओणम पर्व में ही नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। और याद रखिएगा कि जो ओणम पर्व मनाया जाता है ये केरल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने उर्दू, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी अंग्रेजी या फिर ऑप्शन डी मराठी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाली।
तो याद रखिएगा कि भारत में हिंदी के बाद जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो बंगाली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ऑप्शन डी चारकोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूना। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लाल मिट्टी होती है अधिकतर ये देखा जाता है कि ये उपजाऊ नहीं होती है और इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसमें चूना मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ऑप्शन डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो तापमान होता है इस तापमान पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन, रेन गेज का प्रयोग क्या नापने में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने वायु दाब, ऑप्शन बी पौधे की वृद्धि, ऑप्शन सी वर्षा या फिर ऑप्शन डी फल की वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा। याद रखिएगा कि वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और वर्षा को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच के खून का रंग कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी सफेद या फिर ऑप्शन डी नीला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सफेद। तो याद रखिएगा कि कॉकरोच के खून का रंग सफेद होता है और जो ऑक्टोपस होता है इसके खून का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या फिर ऑप्शन डी सामवेद। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है। आज के वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपके सुपर टेट का ये पहला वीडियो था। लगातार आपके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सामने सारे प्रश्न रखे जाए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।